डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, कलाम एकेडमी की ऑनलाइन ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जिस उद्देश्य के लिए आप हमारे से जुड़ रहे हैं उस उद्देश्य में आप निश्चित रूप से सफल हो और ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम उस लक्ष्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए हम आपके एक अच्छे मार्गदर्शक बन सके। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस की। कैसा सिलेबस होता है, कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद में आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो सेकंड ग्रेड का अगर सिलेबस देखें तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सेकेंडरी का जो सिलेबस है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो सिलेबस है, उससे टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां मैं मार्क्स लिख रहा हूं। उससे टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर का होता है। तो यानी 180 नंबर का ये पार्ट होता है। उसके बाद में ग्रेजुएशन की अपन बात करें, बीएससी की अगर अपन बात करें, तो वहां से पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसका मतलब कितने हो गए, 80 नंबर हो गए। देखो, उसके बाद में अगर अपन बात करें टीचिंग मेथड की बात करें, टीचिंग मेथड की अगर बात करें तो यहां से पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब कितने हो गए, 40 नंबर। तो टोटल अगर अपन देखें तो ये क्वेश्चन कितने हो गए, 150 क्वेश्चन। यानी मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो कितना होता है, 300 होता है। तो सबसे पहली बात तो जो इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2.5 घंटे का होता है। वो होता है 2.5 घंटे का होता है। और 2.5 घंटे का मतलब कितना हो गया, 150 मिनट। यानी आपको इस पेपर को सोल्व करने के लिए कितने मिनट मिलेंगे, 150 मिनट मिलेंगे। और 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी देखना है, फिर उसका थोड़ा सॉल्यूशन कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी और उसके बाद में ओएमआर में उसको टिक भी करना पड़ेगा। तो यानी एक क्वेश्चन के लिए अपने को 1 मिनट मिल रहा है। तो सबसे बड़ी जो बात होती है इसके अंदर वो होती है टाइम ड्यूरेशन की, भी कैसे अपन पेपर को टाइम मैनेजमेंट रखें कि पूरे पेपर को अपन सोल्व कर सके। और सामान्यतः अगर अपन देखें भी पेपर हार्ड आता है या डिफिकल्ट आता है वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर अपन देखें तो इन 150 में से अगर अपन 90 क्वेश्चन कर देते हैं तो अपन एक अच्छी स्थिति में होते हैं। बाकी तो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर इजी है या हार्ड है, लेकिन नॉर्मल अगर अपन देखें तो 150 में से अगर 90 क्वेश्चन अपन कर देते हैं तो काफी एक अच्छी स्थिति में अपन माने जा सकते हैं। अब ये जो 90 क्वेश्चन करने, इसके अंदर कम से कम आपको 30 क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे जिनको आप केवल ऑप्शन देख के टिक कर सकते हो। भी 90 क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करके नहीं कर सकते। 90 क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करके नहीं कर सकते, क्योंकि 90 क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेशन करके करोगे प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग जाएंगे, यानी 180 मिनट लग जाएंगी। और अपने पास कितनी मिनट है, 150 मिनट है। देखो, तो इसलिए ये 90 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं जिनको अपन ऑप्शन देख के टिक कर सके, यानी जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी पड़े। और इसके लिए सबसे अच्छा जो सहायक सिद्ध होता है वो होता है कॉलेज वाला सिलेबस। ये 40 क्वेश्चन है। ये 40 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको थ्योरम्स की स्टेटमेंट होंगे, जिनको आप सीधा थोड़ा बता सकते हैं। मान लो ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है, पूछ लिया कि Z+ होगा या R+ होगा या C+ होगा। तो अगर अपने को पता है तो तुरंत अपन बता देंगे कौन सा होगा, Z+ होगा। ये पूछ लिया कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होते हैं, अगर अपने को ध्यान में है तो तुरंत अपन बता देंगे 2 होंगे। यानी यहां से अपन क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। देखो, तो ये जो 40 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में से 30 से 35 क्वेश्चन अपने सही होने चाहिए। यहां अगर अपन 30 से 35 क्वेश्चन अपन सही कर देते हैं, कम से कम मान लो 30 क्वेश्चन भी अगर सही कर देते हैं, तो बाकी अपने पास 60 क्वेश्चन अपने को और करने, यानी बाकी अपने पास क्वेश्चन कितने बच गए, 110 बच गए। और 110 में से कितने क्वेश्चन करने, अपने को 60 क्वेश्चन करने, तो लगभग 2 मिनट अपने को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिल जाएगी। तो सबसे अच्छा अगर अपन देखें भाई इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर सबसे जो सहायक सिद्ध हो सकता है वो सिद्ध हो सकता है कॉलेज वाला सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसके पास भी ज्यादा डाइवर्ट नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते।
सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे हायर लेवल की अगर बात करें तो काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉलेज वाले सिलेबस में भी काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इतना हायर लेवल में सेकंड ग्रेड के अंदर जाता नहीं एग्जामिनर। सामान्य क्वेश्चन पूछता है अपनी जो जेपीएच की बुक्स हैं या नवकार पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उनसे सीधे थ्योरम्स के स्टेटमेंट या सीधे सामान्य क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चों को जो फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए बीएससी वाले सिलेबस पे। यहां से 30 से 35 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप तुरंत कर सकते हो, थ्योरम्स की स्टेटमेंट देख के कर सकते हो। ये 30 क्वेश्चन करने के बाद में अगर अपन बात करें तो जो सेकेंडरी वाला सिलेबस है, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य 9वीं और 10वीं के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए अपन एसएससी सीजीएल की कोई अच्छी बुक ले सकते हैं, या जैसे आरएस अग्रवाल वगैरह की बुक आती है उसको थोड़ा अपन सोल्व कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन के बाद में 80 क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो सीनियर सेकेंडरी वाला जो सिलेबस है इससे 80 क्वेश्चन है। यहां भी अगर अपन बात करें भी सीनियर सेकेंडरी के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर एक होती है एलजेब्रा। अभी आप पढ़ोगे इसके अंदर क्या होती है, एलजेब्रा होती है। और इस एलजेब्रा से अगर अपन देखें तो कम से कम 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड 2018 में तो 30 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अगर वैसे सामान्यतः अगर अपन बात करें तो एलजेब्रा से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये देखो, ये 30 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन पे पहुंच गए आप। बाकी जो सिलेबस है उससे आपको 30-35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसमें टीचिंग मेथड भी इंक्लूड है। तो कहने का मतलब अपने को ये देखना है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, पुराने पेपरों का एनालिसिस करना चाहिए। आरपीएससी की साइट पे आपको पुराने पेपर मिलेंगे, उनका अपने को एनालिसिस करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बीएससी वाले जो मैटर है उस पर अपन ज्यादा फोकस करेंगे। सीनियर सेकेंडरी का जो एलजेब्रा है उस पर अपन अच्छा फोकस करेंगे। देखो सेकेंडरी के जो 10 क्वेश्चन है उन पे भी अपन फोकस करेंगे। तो टोटल अगर अपन देखें, अगर 90 क्वेश्चन के आसपास अपन सोल्व कर देते हैं तो काफी अच्छी स्थिति के अंदर होते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बीएससी वाले सिलेबस की बात कर रहे हैं। देखो बीएससी वाले सिलेबस में अगर अपन देखें तो सबसे पहले जो बुक होती है वो होती है एलजेब्रा। अब ज्यादा डिस्कशन के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन एलजेब्रा के अंदर अगर बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन से ही आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दे देंगे, कोई द्विचर संक्रिया दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि ये सहचारी है, एसोसिएटिव है, या इसका अपन आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, या इसका अपन इनवर्स एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो यानी केवल बाइनरी ऑपरेशन से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर अपन ग्रुप की बात करें तो यही पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रुप है, निम्न में से कौन सा सेमी ग्रुप है, निम्न में से कौन सा मोनोइड है। तो सामान्य क्वेश्चन है, यहां से अपने को पूछे जा सकते हैं। फेस्ट फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो सभी अपन जानते हैं कि 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। फेस्ट फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप है, उसकी कोटि कितनी होती है, 6 होती है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में इसमें बात करें जैसे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तुरंत अपन देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ही होता है। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ही होता है, यानी ए की ए से अपन कितनी बार कंपोजिशन करवाएं, ए की ए से अपन कितनी बार कंपोजिशन करवाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जितनी बार कंपोजिशन करवाने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वही क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। यदि एन बार कंपोजिशन करवाने पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तब एन को अपन क्या कहते हैं, उसका ऑर्डर कहते हैं। देखो तब एन क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर कहलाता है। देखो फिर साइक्लिक ग्रुप की अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा चक्रीय ग्रुप है, या ऑर्डर ऑफ जी अपने को दे देंगे, फिर इसकी जनकों की संख्या पूछ लेंगे। तो ऐसे सामान्य क्वेश्चन अपन तुरंत कर सकते हैं। उसके बाद में सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सब ग्रुप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी ग्रुप दे देंगे कि इनमें से इसका कौन सा सब ग्रुप होगा, ग्रुप दे दिया कौन सा सब ग्रुप होगा, तुरंत अपन बता सकते हैं। देखो कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है। अपन ये बात जानते हैं कि प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विषम उपग्रुप कहते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो यहां अगर अपन बात करें, एक बार एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है कि प्रत्येक ग्रुप के कम से कम कितने उपग्रुप होते हैं, तो वहां 2 भी दे रखा था और एक ऑप्शन दे रखा था जी पर निर्भर। तो वैसे अगर अपन देखें तो ये बात सही है कि जी पर निर्भर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी बराबर अगर अपन 1 ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बराबर अगर अपन 1 ले लेते हैं तो इसका क्या आएगा, एक ही सब ग्रुप आएगा। तो वैसे अगर अपन देखें तो ये किस पे निर्भर है, जी पे निर्भर है। लेकिन ऑर्डर ऑफ जी अगर ग्रेटर देन 2 है तब प्रत्येक ग्रुप के कम से कम क्या होते हैं, 2 सब ग्रुप होते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो होमोमोर्फिज्म यानी समाकारिता से क्वेश्चन पूछा जाता है। समाकारिता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समाकारिता की अष्टी जो होती है, कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म होती है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी अपने को समाकारिता दे देंगे, फिर कहेंगे कि इसका कर्नल निकाल के बताओ। 5-7 एग्जाम्पल मिलते हैं अपने को, ज्यादा से ज्यादा 5-7 एग्जाम्पल है, उनमें से एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। उसके बाद में बात होती है नॉर्मल सब ग्रुप की बात होती है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन ही पूछ लेते हैं, भी एन है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा। एन अपने को मान लो कोई भी सब ग्रुप दिया हुआ है, ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा।
कंडीशन ये दे देते हैं कि जी, अगर मान लो जी का एलिमेंट लें अपन, एन एन का एलिमेंट लें, तो जी एन जी इनवर्स ये किसका एलिमेंट होता है? जी एन जी इनवर्स है, वो जी का एलिमेंट होगा या एन का एलिमेंट होगा, किसका एलिमेंट होगा? तो अपन जानते हैं जी एन जी इनवर्स किसका एलिमेंट होता है? एन का एलिमेंट होता है। यानी जिसको नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना होता है उस एलिमेंट को अपन कहां पे लेते हैं? बीच में लेते हैं। जिसको नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना है उस एलिमेंट को अपन बीच में लेते हैं, और जिसका सिद्ध करना होता है उस एलिमेंट को दोनों तरफ लिखते हैं। देखो अब इस एलिमेंट की कंपोजिशन करवाएं तो ये वापस किसके अंदर आना चाहिए? एन के अंदर आना चाहिए। देखो तब एन क्या कहलाता है? जी का नॉर्मल सबग्रुप कहलाता है। तो यानी एलजेब्रा की बात करें तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो बात कर सकते हैं अपन कैलकुलस की, कैलकुलस की बात कर सकते हैं। देखो कैलकुलस की बात कर सकते हैं। कैलकुलस के अंदर दो किताबें अपन देखते हैं, एक तो होती है अवकलन गणित डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक होती है समाकलन गणित। अब अवकलन गणित के अंदर 3-4 टॉपिक हैं। अवकलन गणित की अगर बात करें तो अवकलन गणित के अंदर 3-4 टॉपिक हैं। एक तो अवकलन गणित के अंदर होता है आंशिक अवकलन से संबंधित पार्शियल डेरिवेटिव्स। अवकलन गणित की अगर बात करें तो एक तो होता है आंशिक अवकलन, होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है। आंशिक अवकलन वहां एक समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय होता है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। पुराने आप आरएस के पेपर देख सकते हो या पुराने अगर अपन आरपीएससी के पेपर देखें तो प्रत्येक बार एक क्वेश्चन इससे पूछा गया, समघात फलनों के ऑयलर प्रमेय से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां अपन ये कह सकते हैं कि निश्चित टॉपिक है जिनसे निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी ज्यादा डाइवर्जन नहीं है, निश्चित टॉपिक है उनसे निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समघात फलनों के ऑयलर प्रमेय से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सामान्य कोई फलन दे देंगे, उसका अवकलन करना पूछ लेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसमें दो चरों वाले फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट निकालना पूछा जाता है। दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट व निम्निष्ट के मैक्सिमा और मिनिमा अपन कैसे निकाल सकते हैं? देखो अब यहां पे अगर अपन देखें तो इसका मेथड है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल कंडीशन वगैरह पूछ लेते हैं। जो मेथड है उसी के अंदर अपने को कुछ कंडीशंस वगैरह वो पूछ लेते हैं। बाकी 5-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको अगर अपन ध्यान में रखें तो उसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें एसिम्प्टोट्स की, अनंत स्पर्शी की, देखो अनंत स्पर्शी का मतलब क्या होता है? भी जब x का मान टेंस टू इनफाइनाइट हो तो यदि कोई वक्र किसी वक्र की स्पर्श रेखा की ओर अग्रसर होता है तब उसको अपन कहते हैं एसिम्प्टोट्स कहते हैं। देखो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान मेथड होता है, एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिससे अपन अनंत स्पर्शी निकाल सकते हैं। देखो तो यहां पे अगर अपन बात करें अवकलन गणित से तो कम से कम 2 क्वेश्चन इससे मानो आप, इससे एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो अवकलन गणित की बात करें तो अपन 3-4 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। देखो उसके बाद में समाकलन गणित की अगर अपन बात करते हैं, समाकलन गणित की अगर अपन बात करें तो समाकलन गणित के अंदर होता है डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। डबल इंटीग्रेशन होता है और ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, ऐसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। डबल इंटीग्रेशन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई अपन जो सीनियर वाला सिलेबस देखते हैं उसमें तो क्या होता है, लिमिट दी हुई होती है। यहां पे लिमिट नहीं देंगे, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया x + y dx dy, इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है। अब इंटीग्रेशन का क्षेत्र अपने को दे देंगे, मान लो इस सर्किल के अंदर अपने को करना है, देखो, या इस सर्किल के पॉजिटिव क्वाड्रेंट में अपने को करना है। यानी इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है कहां पे? इस सर्किल के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये क्वाड्रेंट हो गया। देखो पहले इंटीग्रेशन अगर y के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन की पट्टी है वो y के समांतर अपन बनाते हैं। देखो इंटीग्रेशन की जो स्ट्रीप बनाते हैं वो y x के समांतर बनाते हैं। देखो फिर सबसे पहले इसकी लिमिट डिसाइड की जाती है, फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया जाता है। कई बार कई क्वेश्चन है वो ऑर्डर चेंज से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। भाई जरूरी नहीं पहले y के सापेक्ष अपन समाकलन कर सकते हैं, कई फंक्शन ऐसे हैं जिनका पहले y के सापेक्ष समाकलन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करके फिर इंटीग्रेशन का मान निकालते हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन यहां से पूछ ली जाएंगी। फिर अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें थोड़े क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। तो या तो सामान्य लिमिट वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे, या इसके अंदर होता है एक डिरिचलेट इंटीग्रल होता है, वहां से एक क्वेश्चन इसकी कंडीशन छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वहां से या तो इसका सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या यहां से एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये अपन देख सकते हैं समाकलन गणित से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 1 या 2-3 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में एक बीटा एंड गामा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन होता है और गामा फंक्शन होता है।
इन दोनों में संबंध ही पूछा जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया बीटा और गामा में क्या संबंध होता है, या जैसे मान लो इसका मान पूछ लेंगे, गामा -1/2 का मान कितना आएगा, गामा -3/5 का मान या 3/2 का मान कितना होता है। जनरली लोग ये मानते हैं कि गामा है वो नेगेटिव फंक्शन मानों के लिए डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन गामा -1/2 का मान अपन निकाल सकते हैं, ऐसे गामा -3/2 का मान निकाल सकते हैं। देखो, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समाकलन गणित की अगर अपन बात करें तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखो, तो कैलकुलस के अंदर अगर अपन मिला के देखें तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें, देखो, रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। देखो, रियल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले तो यही दे रखा है कि आर है वो एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। इसके बारे में ही पूरा एक चैप्टर होता है अपना, बीएससी के अंदर अपन पढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर होता है वही होता है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के बारे में होता है। तो क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं भाई, अगर सामान्य जो स्टैंडर्ड अपने पास सेट है उनकी अगर अपन बात करें तो क्षेत्र कौन कौन होते हैं, क्यू होता है, आर होता है और सी होता है। देखो, क्षेत्र के अंदर ये आएंगे। अब क्रमित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो क्रम का भी पालन करता है। लेकिन अपन ये बात जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्रम का पालन नहीं करते। अपन ये बात ये नहीं कह सकते कि 1 - आइटा छोटा है 1 + आइटा से। देखो, यानी सम्मिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है। तो इसका मतलब क्रमित क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो क्रमित क्षेत्र के अंदर कौन कौन आएगा, क्यू और आर आएगा। देखो, क्यू और आर आएगा, यानी क्रमित क्षेत्र कौन कौन हो गया, क्यू और आर। फिर अगर अपन पूर्ण क्रमित क्षेत्र की बात करें, देखो इस पूरे की बात करें, देखो पूर्ण क्रमित क्षेत्र की, तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर क्या आता है, केवल आर आता है। देखो भाई, पूर्ण क्रमित क्षेत्र का मतलब क्या है, यदि किसी समुच्चय का उच्चक और निम्नक, सुप्रीमम और इन्फीमम अगर उस समुच्चय में ही होता है तब उसको अपन कहते हैं पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहते हैं। देखो, क्रमित क्षेत्र क्यू है लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसका उच्चक और निम्नक है वो क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। देखो, तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अंदर क्या केवल क्या आता है, आर आता है। देखो, तो यही पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा क्रमित क्षेत्र है, निम्न में से कौन सा पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। तो सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके अंदर एक होता है आर्किमीडियन गुणधर्म होता है। आर्किमीडियन एक प्रॉपर्टी होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आर्किमीडियन गुणधर्म से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो क्या होती है, सीक्वेंस होती है। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है अनुक्रम से। अनुक्रम की सीमा निकालना पूछ लेंगे, या अनुक्रम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ थ्योरम है वो पूछ लेंगे। ये अनुक्रम की सीमा निकालना पूछ लेंगे या सीमा बिंदु निकालना पूछ लेंगे, ये पूछा जाता है। सीमा निकालना पूछ लेते हैं या सीमा बिंदु निकालना पूछ लेते हैं। तो इस टाइप का सामान्य 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसके अंदर तो एक होता है ओपन एंड क्लोज सेट। ओपन एंड क्लोज सेट, वहां से कम 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपन सेट का मतलब क्या होता है, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु अगर उसका इंटीरियर पॉइंट होता है तब उसको अपन ओपन सेट कहते हैं। यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु अगर उसका आंतरिक बिंदु है तब उसको अपन इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। अब एन की बात करें तो एन ओपन सेट है क्या, देखो देखी एन बराबर 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं होती हैं। देखो, इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या, उसका जो नेबरहुड है ना वो पूर्णतः उसके अंदर आना चाहिए। अब 1 का अगर नेबरहुड देखें तो 1 का नेबरहुड कितना होता है, 0.1 इसमें से कम कर दो, 0.1 इसमें जोड़ दो। देखो, ये क्या कहलाता है, इसका नेबरहुड कहलाता है। अब जितनी भी संख्याएं आ रही हैं दोनों के बीच में, जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो सारी इसमें होनी चाहिए। देखो, तो अपन देख रहे हैं ये सारी संख्या इसके अंदर नहीं है। देखो, तो इसका मतलब 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 1 इसका पॉइंट तो है लेकिन इंटीरियर पॉइंट नहीं है। देखो, तो इसका मतलब एन ओपन सेट नहीं है। देखो, अपन ये कह सकते हैं। कोई भी क्लोज सेट आप ले रहे हो तो वो ओपन सेट नहीं होता। देखो, यानी ओपन सेट के अंदर अगर अपन बात करें तो केवल आर है वो ओपन सेट होता है, केवल आर ओपन सेट होता है, बाकी कोई भी ओपन सेट नहीं होता है। क्यू की बात करें तो क्यू भी ओपन सेट नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर अपन रेशनल नंबर लिख रहे हैं, जैसे 2 लिख रहे हैं अपन, 2 का नेबरहुड लेंगे तो इधर आएगा 1.9 आएगा, इधर आएगा 2.1 आएगा। देखो, अब 1.9 और 2.1 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो सारी क्यू में होनी चाहिए। देखो, सारी क्यू में होनी चाहिए, तब इसको अपन कहेंगे इंटीरियर पॉइंट। लेकिन ये सारी संख्याएं इसके अंदर थोड़ी होती हैं भाई, यहाँ पे इरेशनल नंबर भी हो सकता है। 1.9 और 2.1 के बीच में इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं इसके अंदर नहीं आएंगी, और सारी संख्याएं इसके अंदर नहीं आएंगी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। देखो, तो सामान्य यही पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा ओपन सेट है, सीधा सा उत्तर है आर। आर वो है वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। देखो, ऐसे अपन क्लोज सेट की बात कर सकते हैं। देखो, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक लिमिट पॉइंट समुच्चय में होता है तब उसको अपन क्या कहते हैं, क्लोज सेट कहते हैं। देखो, तो आसानी से अपन इनका पता लगा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 2 ओपन सेट है तो उनका यूनियन ओपन सेट होगा या नहीं होगा, 2 क्लोज सेट है तो उनका यूनियन है वो क्लोज सेट होगा या नहीं होगा। इस टाइप के सामान्य क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, उसके बाद में रीमान इंटीग्रेशन है।
रीमान इंटीग्रेशन है, वहां से इक्वेशन पूछ लिया जाता है। या तो ऊपरी डार्बो योग निम्न डार्बो योग निकालना पूछ लेंगे, या ऊपरी रीमान समाकलन निम्न रीमान समाकलन निकालना पूछ लेंगे, या इसकी कुछ थ्योरम्स होती हैं भाई। कोई भी जैसे एक दिष्ट फलन है वो हमेशा क्या होता है, रीमान समाकलन ही होता है। कोई भी अगर बाउंडेड फंक्शन है तो उसका रीमान समाकलन होना जरूरी नहीं है। सतत फलन है वो हमेशा क्या होता है, रीमान समाकलन नहीं होता है, यानी उसका हमेशा क्या हो सकता है, समाकलन हो सकता है। तो कुछ इससे संबंधित थ्योरम है वो कई बार सीधी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो यहाँ अपन टाइम बचा सकते हैं। अगर उन थ्योरम्स की स्टेटमेंट अगर अपने को याद है तो तुरंत अपन कह देंगे कि एक दिष्ट फलन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। देखो फिर इसके अंदर आता है सीरीज, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी श्रेणी है उसको चेक करना पूछा जाता है कि अभिसारी होगी, अपसारी होगी, क्या होगी। तो सीधे सीधे अपने पास टेस्ट है, फिर सीधे सीधे अपने पास टेस्ट होते हैं। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है, हार्मोनिक टेस्ट होता है, या सीधा सीधा अपन बता सकते हैं सेकंड कंपैरिजन टेस्ट होता है। उनसे सीधा सीधा अपन बता सकते हैं कि ये सीरीज अभिसारी होगी या अपसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, सीधा सीधा अपन बता सकते हैं। देखो तो यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। रियल एनालिसिस से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो फिर अगर अपन बात करें तो होती है वेक्टर कैलकुलस होती है। वेक्टर कैलकुलस होती है। सीनियर में जो अपन पढ़ते हैं वो क्या होती है, वेक्टर एलजेब्रा होती है। एलजेब्रा का मतलब क्या होता है, जहां अपन सीखते हैं सदिशों का योग सीखते हैं, गुणा सीखते हैं, वो सीखते हैं। कैलकुलेशन के अंदर अपन क्या सीखते हैं, अवकलन और समाकलन सीखते हैं। तो बीएससी वाला जो सिलेबस है वहां अपन क्या सीखते हैं, वेक्टर का अवकलन और समाकलन सीखते हैं। देखो तो इसके अंदर अपन जानते हैं, देखो ग्रेडियंट निकालना भाई। कोई भी जैसे वेक्टर दे रखा है उसका ग्रेडियंट अपन कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी अदिश राशि दी हुई है उसका ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं अपन, डाइवर्जेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखो डाइवर्जेंस कैसे निकाल सकते हैं, करल अपन कैसे निकाल सकते हैं। 3 होते हैं, तीनों से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। देखो फिर वेक्टर का जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर 2-3 थ्योरम अपने को दे रखे हैं। देखो ग्रीन थ्योरम होती है, एक स्टोक्स थ्योरम होती है, भी ग्रीन थ्योरम होती है, एक स्टोक्स थ्योरम होती है, ये अपन कह सकते हैं। देखो स्टोक्स थ्योरम होती है, सीधे सीधे इनकी स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम है उसके सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। तो यानी सामान्य सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आसानी से अपन जवाब दे सकते हैं। देखो तो वेक्टर कैलकुलस की अगर अपन बात करें तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान बुक है। डिफरेंशियल इक्वेशन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही दे देंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, उसको सोल्व करना पूछ लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल dy/dx है तब उसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो तो उसके लिए अपन जानते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, बर्नौली का अवकल समीकरण होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो सारे तरीके अपने को ध्यान में होने चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सा तरीका कब लगेगा। भाई अवकल समीकरण को देखते ही अपन ये बता देंगे कौन सा तरीका इसमें लगना है, फिर उस तरीके को लगा के उसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो ज्यादातर रेखिक अवकल समीकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेखिक अवकल समीकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या समघात अवकल समीकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो रेखिक अवकल समीकरण या समघात अवकल समीकरण, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का तरीका है y बराबर vx रख देंगे। देखो रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने का तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो अब उससे पहले अपने को ये पहचानना होता है कि ये रेखिक अवकल समीकरण x के अंदर है या y के अंदर है। फिर रेखिक अवकल समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं उसको तो अपन कहते हैं देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और जिसका अपन अवकलन कर रहे हैं वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आश्रित चर होता है। देखो तो रेखिक अवकल समीकरण का मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर और उसके जो अवकलज हैं उनकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो यानी आश्रित चर यहाँ पे y है तो y की घात 1 होनी चाहिए पूरे के अंदर, और dy/dx की घात भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। देखो तो तुरंत अपने को पहचानना है कि किसके अंदर रेखिक अवकल समीकरण है, फिर उसका जो पर्टिकुलर मेथड है उससे उसको सोल्व करना। देखो उसके बाद में इसमें क्लेरो का समीकरण होता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लेरो का समीकरण होता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल p बराबर c रखने से सोल्यूशन आ जाता है, p बराबर c रखने से सोल्यूशन आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, अचर गुणांकों का अवकल समीकरण होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है। जानते हो ना, जहां पे अपन CF और PI की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन तो केवल CF वाला पूछा जाता है और एक क्वेश्चन केवल PI वाला पूछा जाता है।
अगर दोनों पूछेंगे तो अपन दोनों एक तरीके से, केवल CF वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। राइट हैंड साइड अगर 0 है तो केवल CF से ही उसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन दे रखा है तब अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका PI भी निकालना पड़ेगा। देखो अगर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा गया है तब अपन CF भी निकालते हैं, PI भी निकालते हैं। देखो पीछे जो अपन बात कर रहे थे रेखिक अवकल समीकरण की बात कर रहे थे, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही पूछ लेंगे। देखो केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना ही पूछ लेते हैं। देखो यहां अगर अपन बात करें तो CF और PI निकालना पूछा जा सकता है। देखो उसके बाद में कई बार समघाती रेखिक अवकल समीकरण होती है। अचर गुणांकों की रेखिक अवकल समीकरण के आगे जो अपन बात करें तो वो होती है समघाती रेखिक अवकल समीकरण। वहां से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लग गया। समघाती रेखिक अवकल समीकरण को पहले अपन क्या करते हैं, अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण में सोल्व करते हैं और फिर उसको पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहां से भी अगर अपन बात करें तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में एक होता है कॉन्वेक्स सेट, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्वेक्स सेट का हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितना आसान है ये देखो, तुरंत अपन बता सकते हैं। मान लो आपको ये सेट दे दिया, देखो S बराबर दे दिया आपको XY, x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिया। देखो अपने को चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओगे। x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसका मतलब ये सर्किल की इक्वेशन है। तो सर्किल का डायग्राम बना लो। देखो लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर का पूरा भाग आएगा। देखो अंदर का पूरा भाग आएगा और साथ में ये परिधि भी आएगी। देखो ये पूरा भाग आएगा इसके अंदर। अब अपने को चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या होता है भी, कोई भी आप क्षेत्र ले रहे हो उसके दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूर्णतः उसके अंदर होना चाहिए। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूर्णतः उसके अंदर होना चाहिए, तब उसको अपन कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। तो यहां अगर अपन देखें तो एक बिंदु अगर यहां ले रहे हैं, एक बिंदु यहां पे ले रहे हैं। देखो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः इसके अंदर आएगा। देखो पूर्णतः इसके अंदर आएगा, तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स सेट कह सकते हैं। देखो अब यहीं मैं अगर ये ले लेता भाई, यहां मैं ये ले लेता कि x² + y² मैं ग्रेटर देन 1 ले लेता। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, इस सर्किल के बाहर का एरिया। देखो ये बाहर का एरिया। अब इसकी बात करें तो ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा क्या। देखो एक बिंदु अपन ने यहां ले लिया, एक बिंदु अपन ने यहां ले लिया। देखो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अगर देखें तो इस क्षेत्र में थोड़ी रहेगा, इस क्षेत्र से बाहर निकल रहा। देखो यहां बाहर निकल रहा। देखो भाई इस पूरे क्षेत्र में रहना चाहिए, तब उसको अपन कॉन्वेक्स सेट कहते हैं। देखो तो ऐसे क्वेश्चनों के जवाब अपन केवल डायग्राम बना के दे सकते हैं, कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, तुरंत अपन उत्तर बता सकते हैं। देखो उसके बाद में इसमें एक होता है सिंप्लेक्स मेथड होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, वहां कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसको हल करने की विधि का नाम बताओ। तो हंगेरियन विधि होती है, उससे अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो तो तुरंत अपन बता सकते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन समस्या होती है। देखो परिवहन समस्या से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हल करने के 3 मेथड होते हैं। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम अपन जानते हैं। देखो एक लोवेस्ट कोस्ट एंट्री रूल होता है, एक वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। इसकी सुसंगत हलों की संख्या कितनी होगी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, परिवहन समस्या भी पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछे जाते हैं। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस है। देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस सबसे पहले तो ऑपरेटर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर अंतर संकारक होता है, पश्चांतर संकारक होता है, उनमें कोई संबंध पूछ लेंगे या कोई फंक्शन दे देंगे, उसके लिए डेल का मान निकालना पूछ लेंगे। कोई भी फंक्शन दे दिया, डेल x² का मान निकालना पूछ लिया, कोई भी पश्चांतर का मान पूछ लिया, डेल x³ का मान पूछ लिया। तो सामान्य डेल और नेबुला इससे संबंधित सामान्य क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी तो जितने भी ऑपरेटर है ना, उनमें आपस में संबंध वगैरह पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एक होता है लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है, वहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होता है डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र होता है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसकी जो थ्योरम है वहां से हर बार एक क्वेश्चन आया है। डिवाइडेड डिफरेंस की जो थ्योरम है, 4 थ्योरम दे रखे हैं, उन चारों थ्योरम से एक थ्योरम पूछी जाती है। भाई n घात का अगर कोई बहुपद है तो उसका nवां विभाजित अंतर क्या होता है, अचर होता है। n + 1वां विभाजित अंतर क्या होता है, 0 होता है। ऐसी एक थ्योरम पूछी जाती है। देखो nवां विभाजित अंतर है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, n + 1 क्रम की सारणिकों के भागफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो कम से कम 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
एनवा विभाजित अंतर है, एनवा जो डिवाइडेड डिफरेंस है उसको अपन n+1 ऑर्डर की डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सामान्य सामान्य कहने का मतलब यहाँ टाइम अपन बचा सकते हैं। अगर थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तो तुरंत अपन इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर होता है जैसे कोई समीकरण को हल करना है तो उसके लिए अपन जानते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड होता है। देखो कई बार तो सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया है इसका। न्यूटन रैप्सन मेथड होता है एक, तो एक रेगुलर फाल्सी मेथड होता है, रेगुलर फाल्सी मेथड होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एक बाइसेक्शन मेथड होता है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर अपने को फॉर्मूला पूछा गया तब तो अपने को फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लो कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया या कोई 3 घात का समीकरण दे दिया, उसका रूट पूछा गया है, तो अपने को जरूरत ही नहीं है इनकी। भाई क्वेश्चन में तो लिखा हुआ आएगा कि न्यूटन रैप्सन मेथड से करो, लेकिन जरूरी थोड़ी न्यूटन रैप्सन मेथड से करें। अगर बाइसेक्शन मेथड से ही अपन देख लेंगे कि इसका रूट क्या आएगा, बाइसेक्शन मेथड से ही अपन देख लेंगे कि इसका रूट क्या आएगा, कोई न्यूटन रैप्सन मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी समीकरण दिया हुआ उसका अगर रूट देखना है तो सीधा अपन ये तरीका काम में लेंगे, बाइसेक्शन मेथड वाला तरीका काम में लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस टाइम अपन बचा सकते हैं। उसके बाद में एक होती है, देखो अंतर समीकरण होती है, अंतर समीकरण। अंतर समीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसी समीकरण जो अंतर संकारकों के मध्य संबंधित होती है। अवकल समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें जो किसके बीच में संबंधित होती है? अवकलजों के बीच में संबंधित होती है, यानी dy/dx, d2y/dx इनके बीच में संबंधित होती है, उसको तो अपन कहते हैं अवकल समीकरण। वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। देखो, और अंतर समीकरण किसके बीच में संबंधित होती है? अंतर संकारकों के बीच में संबंधित होती है। जो अभी अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बात कर रहे थे ना, अंतर संकारकों की बात कर रहे थे, डेल की बात कर रहे थे, नेबुला की बात कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे थे, इनके बीच में जो संबंधित होती है उसको अपन कहते हैं अंतर समीकरण कहते हैं। देखो, और बिल्कुल आसान तरीके से इसको सोल्व करते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, वही ज्यादातर तरीके इसके अंदर लगते हैं। देखो, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से अपन ये बीएससी वाला सिलेबस अपन पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपन बात करें सीनियर वाले सिलेबस की। देखो, सीनियर वाला अगर अपन सिलेबस देखें तो अलजेब्रा की मैं बात कर रहा था। देखो, अगर आप अलजेब्रा भी पूरी कंप्लीट अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो कम से कम 25 क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको। अलजेब्रा वाला जो पार्ट है इससे 25 क्वेश्चन आते हैं। 2018 का पेपर है, उसमें तो 30 क्वेश्चन आए। बाकी जनरली अगर अपन देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन अलजेब्रा से मिल जाएंगे। देखो, बिल्कुल आसान टॉपिक है, और शॉर्टकट मेथड भी है इसके अंदर। शॉर्टकट मेथड है, उनसे भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अलजेब्रा की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपने को दे रखा है द्विघात समीकरण के बारे में दे रखा है। द्विघात समीकरण के बारे में दे रखा है, तो द्विघात समीकरण में नेचर ऑफ रूट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई जैसे मान लो समीकरण दिया हुआ अपने को, मान लो कोई भी समीकरण दिया हुआ जैसे x² + 5x + 1 = 0 दे दिया। देखो, अब इसके रूट में है अल्फा बीटा। अब अपने को पूछ लेंगे कि वो समीकरण ज्ञात करो जिसके रूट ये होंगे, अल्फा + 1/α-1 होंगे, बीटा + 1/β-1 होंगे। देखो, तो सीधा सा अब यहाँ शॉर्ट तरीका काम में ले सकते हैं अपन भी। वैसे तो क्या तरीका होता है कि इन मूलों का अपन योग निकालें, इन रूटों का सम निकालें, गुणा निकालें, फिर वो समीकरण लिखें। यहाँ शॉर्ट तरीका आप काम में ले सकते हो। देखो, अल्फा + 1/α-1 को x मान लेंगे। देखो, इसको अपन x मान लेंगे, यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेंगे। जितना अल्फा का मान आता है उतना x की जगह चेंज कर दो इस पूरे समीकरण में, उतना x की जगह चेंज कर देंगे तो वो समीकरण आ जाएगा जिसके रूट ही होंगे। देखो, तो आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो, मूलों में संबंध दिया हुआ है, तब अपने को k का मान निकालना, p का मान निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें बाइनोमियल थ्योरम की, तो वहां से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड 2018 में तो 4 क्वेश्चन पूछे गए बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम से जनरली अगर अपन देखें तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसकी भी, सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर तो प्रोग्रेशन भी है, प्रोग्रेशन भी दे रखा है, श्रेणी भी दे रखी है। देखो, समांतर श्रेणी की बात अपन करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी की अपन बात करते हैं। देखो, इनकी बात करते हैं। देखो, सारे क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से हो जाते हैं। यानी जो सीनियर वाला सिलेबस है उसके अंदर अपने को प्रत्येक टॉपिक में अपने को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो शॉर्ट तरीके से हो जाएंगे। देखो, हरात्मक श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। देखो, तो इन सब के अंदर शॉर्ट तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। हम मान लो जैसे अभी सेकंड ग्रेड 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक श्रेणी है जिसका प्रथम, समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद है वो अल्फा है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपने को दे रखा था, अल्फा दे रखा था। देखो, अल्फा दे रखा था, प्रथम पद अल्फा दे रखा था, तथा m पदों का योग अपने को दे रखा था 0 दे रखा था, m पदों का योग अपने को दे रखा था 0 दे रखा था। देखो, m पदों का योग 0 दे रखा था। तब अपने को पूछा गया था अगले n पदों का योग पूछा गया था। देखो,
अगले n पदों का योग अपने को पूछा गया था। ऑप्शन अपने को ऐसे दे रखे थे, देखो एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था n अल्फा m प्लस n, अपॉन में दे रखा था 1 माइनस m दे रखा था। एक ऑप्शन अपने को ऐसा दे रखा था या 1 प्लस m दे रखा था। एक ऑप्शन दे रखा था n अल्फा m प्लस n, अपॉन में दे रखा था 1 माइनस m दे रखा था। अब एक तरीका तो ये है कि इसमें बेसिक अपन काम में लें, भी प्रथम पद अल्फा दे रखा है, फिर m पदों के योग का सूत्र लगाएं, सूत्र होता है my2 2a प्लस, ये सारे काम करें अपन। एक इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। देखो यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, आरात्मक श्रेणी की लगभग क्वेश्चन है वो शॉर्ट तरीके से हो जाएंगे। यहां आपने को दे रखा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद अल्फा है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद अल्फा यानी अल्फा बराबर अपन ने 1 मान लिया। देखो m पदों का योग शून्य है, m बराबर मैंने 2 मान लिया। देखो भी इस क्वेश्चन को अपन m के लिए हल न करके किसके लिए हल कर रहे हैं, 2 के लिए हल कर रहे हैं। देखो m पदों का योग शून्य है, तो अगर अल्फा बराबर 1 यानी अपन ने पहला पद कितना लिया इस श्रेणी का, देखो 1 लिया है। अब दूसरा 2 पदों का योग 0 है, तो दूसरा पद अपन कितना लें कि इसका योग 0 हो जाए। देखो पहला पद 1 है, दूसरा पद अगर अपन -1 लेंगे तब इसका योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अब अपने को अगले n पदों का योग पूछा गया। देखो अगले n पदों का योग पूछा गया है, n का मान ले लिया, सपोज मैंने 3 ले लिया। देखो यानी इससे आगे वाले 3 पदों का योग पूछा गया। देखो तो इन दोनों पदों को देखकर अपन समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। देखो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, -2 का अंतर आ रहा है। देखो तो आगे वाले पदों में भी क्या रहेगा, -2 का ही अंतर रहेगा, यानी ये -1 हो गया तो वो आ जाएगा -3। उससे आगे वाला पद अगर देखें तो वो क्या आएगा, -5। उससे आगे वाला पद अगर अपन देखें तो वो क्या आ जाएगा, ये -5 है, ये कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। देखो अपने को क्या पूछा गया, अगले n पदों का योग पूछा गया। देखो अगले n पद कौन से हो गए, ये 3 पद हो गए। देखो इनका योग अगर देखें तो कितना आ रहा है, -3 -5 और -7, यानी कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। देखो अब ये सारे मान आप ऑप्शन में रख दो, ये सारे मान अपन ऑप्शन में रख देंगे, जिस ऑप्शन से अपने को -15 मिलेगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो और सेकंड ऑप्शन में रखेंगे तब -15 आएगा तो ये उत्तर हो जाएगा। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ टाइम यहां अपन बचा सकते हैं। भी बेसिक तरीका भी अपने को ध्यान में रखना है, लेकिन शॉर्ट तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, आरात्मक श्रेणी के सारे क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से हो जाते हैं। गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, उनसे संबंधित ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारे शॉर्ट तरीके से हो जाते हैं। ऐसे द्विपद प्रमेय के अंदर अपने को क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 + xy2 दे रखा था, यहाँ पे अपने को दे रखा था या xy5 दे रखा था, 2x/5 दे रखा था, यहाँ दे रखा था 3x² / 5 की पावर दे रखा था, कुछ दे रखा था 10 दे रखा था। अब इसके अंदर अपने को गुणांकों का योग पूछा गया है, तो कोई इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन ये बात जानते हैं कि यदि इसमें x बराबर 1 रख देंगे तो इसके गुणांकों का योग आ जाएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 भी पूछा गया था, थोड़ा पेपर डिफिकल्ट आया था, लेकिन वहां भी ऐसे आसान क्वेश्चन थे। देखो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखते ही इसका उत्तर आ रहा है। देखो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। देखो इसकी पावर 10 हो जाएगी। देखो पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10/5 आएगा, की पावर कितनी होगी 5, यानी इस पूरे को सोल्व करेंगे, ये सॉरी 10, इसको अगर अपन सोल्व करें पूरे को तो ये कितना हो जाएगा, पूरे को सोल्व करें तो ये हो जाएगा 10/5, की पावर कितना हो जाएगा 10, इसको सोल्व करें तो ये कितना आएगा, देखो 2 की पावर 10। यानी कहने का मतलब जब भी आपको गुणांकों का योग पूछा जाए तो x की जगह 1 कर दो, देखो हमेशा उत्तर आ जाता है इससे। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि बहुत सारी क्वेश्चन है वो अपन शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो अलजेब्रा से कम 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे अवकलन गणित और समाकलन गणित की अगर अपन बात करें तो वहां भी शॉर्ट तरीके कुछ लग सकते हैं। देखो अवकलन गणित, समाकलन गणित से, अवकलन गणित से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समाकलन गणित से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समाकलन गणित में क्षेत्रकलन होता है वहां से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, उसके कुछ जो गुणधर्म होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ऐसी 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, फिर जैसे स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, प्रायिकता है, जैसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहने का मतलब इनके अंदर अपने को कोशिश ये करनी है कि शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन अपन कैसे कर सके, और कम से कम अपन जैसे 90 क्वेश्चन की अपन बात कर रहे थे, भाई वो पेपर के स्तर पे डिपेंड करेगा कि 90 क्वेश्चन करने हैं या क्या करने। एग्जाम के टाइम ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, भाई पूरे पेपर को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इस पेपर का लेवल क्या है। फिर अपने को 90 क्वेश्चन में नहीं जाना है, पेपर का लेवल अगर बहुत हार्ड है तो 40 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड 2018 में जिनके 40 या 50 क्वेश्चन सही थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो पेपर को पढ़ने से आपको थोड़ा लेवल का पता लगना चाहिए और फिर देखना है कि अपने को कितने क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिनको अपन टिक देख के कर सकते हैं,
फर्स्ट राउंड में वो सारे क्वेश्चन करें जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़े। अगर ऐसे 30 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं तो आगे वाले 60 क्वेश्चन अपन आसानी से कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। तो ये था, अपने सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। थैंक यू।